हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने लेक्चर थर्ड के अंदर बेटा हमने डिस्कशन किया था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिक क्वाड्रेटिक जो तुम वैसे तो 9-10 क्लास में पढ़ के आए हो पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम बेसिक क्वाड्रेटिक और उसके ग्राफ के बारे में बेटा आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक काउंट करते हैं। तो जनरल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहां पर देखो हमेशा ए बी सी जो एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है वो बेटा ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं रियल वैल्यू, और साथ ही साथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्या कहते हैं साथ ही साथ बेटा ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो नहीं होगा तो बेटा देखो ए अपने आप में क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ए क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मीनिंग होता है जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक को बेटा लीड करता है। अब ये लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में हमने कमेंट किया है कि ए जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक तभी होगा जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट बेटा जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जीरो नहीं हो सकता तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा और या फिर क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा नेगेटिव होगा। लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व की कॉन्केविटी डिसाइड करता है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट का काम क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो बेटा क्या डिसाइड करता है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी है ना, कॉन्केविटी लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा बेटा कॉन्केविटी डिसाइड करता है। कॉन्केविटी का मतलब होता है कि किसी भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसका कर्व हमेशा बेटा पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोला बनता है। तो पैराबोला तो दो तरह के होते हैं, माउथ फेसिंग अपवर्ड हो जाता है डाउनवर्ड हो जाता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट जब ए जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ए ग्रेटर देन जीरो होने का मीनिंग होता है कि पैराबोला की जो कॉन्केविटी होगी वो बेटा माउथ फेसिंग अपवर्ड होगी, और जब ए लेस देन जीरो होगा तो पैराबोला की जो कॉन्केविटी होगी वो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होगी। क्लियर? क्लियर? इसको हम कह सकते हैं अप्पू कह सकते हैं, इसको चप्पू कह सकते हैं ना। अप्पू चप्पू की फॉर्म में याद रखोगे तो अप्पू, अच्छा ए ग्रेटर देन अप्पू। तो पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड, और पैराबोलिक कर्व बेटा इस तरह से पाइप की फॉर्म में नहीं बनता, बिल्कुल एकदम स्मूथली चलता है, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास के अंदर तुम अभी न्यू स्टूडेंट्स हो तो बेसिक्स जो ग्राफ कर्व ट्रेसिंग कैसे होते हैं तो वो सारी चीज़ें बेटा अभी तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में। अब क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसके अगर रूट्स की बात करें तो हमने क्या कर दिया बेटा ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए प्लस सी बटे ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाली वैल्यू कितनी मिल गई जीरो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो यहाँ से बेटा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होगा, और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को तो सभी जानते ही है, सारे बच्चे इससे अवेयर है कि श्रीधराचार्य का तो फॉर्मूला बहुत बार यूज़ में लिया है और प्रूफ भी किया होगा। चलो हल्का सा प्रूफ है मैं करवा देता हूँ। देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बी बटे ए एक्स है ना, यहाँ पर एक्स भी आएगा, ठीक है। बी बटे ए एक्स, मैंने यहाँ पर एक्स लिखा नहीं, बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स, और ये है बेटा अपना सी डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ए बाहर ही है, यहाँ पर क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस बी बट्टे टू ए का होल स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर किसको देख के बनाया जाता है, ओनली फॉर एक्स का कोफिशिएंट और स्क्वायर वाली टर्म को। तो यहाँ से क्या खुलेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, बस ये दोनों टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहाँ पर बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर और ओपन होगा। तो यहाँ पर जैसे ये वाली टर्म्स ओपन होगी तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए बेटा मैं यहाँ पर बी स्क्वायर बटे फोर ए स्क्वायर मेरी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस सी बटे ये ए है ही है, और इक्वल्स टू क्या है जीरो। तो इसका मतलब ये वाली ए वाली वैल्यू क्या है, ये तो जीरो में चली गई। तो यहाँ पर मिल जाएगा बेटा एक्स प्लस बी बटे टू ए, एक्स प्लस बी बटे टू ए, है ना, एक्स प्लस बी बटे टू ए का यहाँ पर मिल जाएगा होल स्क्वायर, और इसको उधर भेज दिया तो ये बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव का है,
और ये हो जाएगा बेटा माइनस सी बट्टे ए। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ओनली फॉर इस वाली टर्म्स को उस साइड में भेज दिया। ठीक है, ऐसा करने से हमारे यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ टर्म्स इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने साथ ही साथ, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 4a² बेटा एलसीएम मिलेगा। तो 4a² एलसीएम मिला तो ऊपर क्या मिल जाएगा, b² माइनस 4a² को a से डिवाइड किया तो 4a वाली वैल्यू और c ऑलरेडी है तो b² माइनस 4ac। तो x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a²। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली देखो, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो x प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a²। बेटा देखो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर हटा दिया, यानी कि दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो जैसे स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, x प्लस b बाई 2a है ना, x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा। तो ऊपर वाले का तो रूट मैंने ऐसे कैसे रखा और नीचे वाला जो रूट है अंडर रूट ऑफ 4a² जो बेटा बन जाएगा 2a, इस वाली वैल्यू को भी तो उधर भेज दिया मैंने। तो यहाँ पर ये b बाई 2a उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, जहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac को मैं कैपिटल D मान रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स मिलने वाले हैं उसका जो नेचर है बेटा वो क्या डिसाइड करता है, वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी तुम्हें आइडिया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर हम एक और चीज कि यहाँ पर इसको डिस्क्रिमिनेंट की तरफ लिख देते तो x इक्वल्स टू यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 2a तो क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया, 2a तो इसके अंदर एलसीएम ले लिया हमने, और ऊपर जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, अंडर रूट ऑफ d। तो ये बन गया कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला बेटा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, यानी x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d। अंडर रूट ऑफ d का मीनिंग है कि रूट के अंदर अब हम क्या करेंगे बेटा, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको यूजिंग हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac काउंट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कक्षा 10वीं के अंदर भी बेटा पढ़ा है तुमने। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। नेचर भी बेसिक्स में बता देता हूँ कि नेचर किस तरीके से होता है बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स। देखो फर्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस बेसिक्स फॉर्म में ही बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो x की जो यहाँ से बेटा दो वैल्यू मिलेगी, माइनस b प्लस साइन के साथ और माइनस b माइनस साइन के साथ, ये जो दोनों रूट्स होंगे वो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की तीनों कंडीशन हो सकती है, या तो d ग्रेटर देन 0, या बेटा d इक्वल्स टू 0, और तीसरा है या फिर d लेस देन 0। क्लियर? d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रूट्स रियल रहेंगे। देखो बेटा रूट्स का रियल रहने का मीनिंग होता है कि जो पैराबोलिक जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को बेटा दो जगह कट करेगा। हमेशा याद रखना, जब रूट्स d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रूट्स रियल। रूट्स रियल होने का मीनिंग ही होता है कि एक्स एक्सिस को कट करना। एक्स एक्सिस पर कोई भी कर्व जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, कट करके जाता है, उतने उस इक्वेशन के बेटा क्या रहा करते हैं, रियल रूट्स रहा करते हैं। तो इसका मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, d इक्वल्स टू 0 तो बेटा इसके अंदर रूट्स रियल एंड इक्वल। क्लियर? फिर तीसरा, d लेस देन 0 में रूट्स क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स इमेजिनरी रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर रूट्स भी क्या रहेंगे बेटा, डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू में रियल रूट्स, इसका मतलब जो पैराबोलिक कर्व बनेगा वो या तो टच करके जाएगा या इंटरसेक्ट करके जाएगा। d लेस देन 0 का मतलब होता है कि जो पैराबोलिक कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को बेटा कभी भी टच नहीं करेगा, वो या तो अबो एक्स एक्सिस
ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से रूट्स का बेटा नेचर डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स है कि यहाँ पर सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में जाना, फिर हमने बेटा नेचर ऑफ द रूट्स की रूट्स का नेचर कैसा रहेगा। यहाँ ये समझने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो कुछ क्वाड्रेटिक के ग्राफ कंसिडर करते हैं ना। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा ग्राफ हम कंसिडर करते हैं। देखो इसके साथ कंडीशन नहीं भी लिखिए तो भी जरूर होती है कि ABC ऑल आर बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एंड लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, कि इसकी ग्राफ है वो किस तरीके से बनने वाले हैं, तो बेटा इसके ग्राफ के बारे में जानने के लिए देखो सबसे पहला जो है, देखो हमेशा याद रखना जब लीडिंग कोफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन एक साथ जो भी कंबाइन हो जाती है तब इसके ग्राफ बनते हैं। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन है और 2 कंडीशन है अपने लीडिंग कोफिशिएंट की, तो a ग्रेटर देन 0 के साथ तीनों जुड़ जाएगी, तो 3 ग्राफ तो ऐसे बन गए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कि सबसे पहले देखो लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने के साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव। यदि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बेटा डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये अच्छे से समझना, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, देखो a ग्रेटर देन 0 का मतलब पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मतलब ऊपर पैराबोला ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करके जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से दोनों रूट्स रहेंगे बेटा, ये अल्फा और ये बीटा। क्लियर, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बेटा बात करेंगे a ग्रेटर देन 0 के साथ साथ ही d इक्वल्स टू 0, a ग्रेटर देन 0 के साथ साथ d इक्वल्स टू 0, यानी कि पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड होने के साथ साथ एक्स एक्सिस को क्या करेगा बेटा, टच करके जाएगा, यानी कि इस तरीके से टच करके गया और रूट्स यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू बेटा इक्वल रहने वाली है। अल्फा और बीटा जो भी होगा वो बेटा हमेशा इसके अंदर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तीसरा अगर केस काउंट करें तो थर्ड के अंदर जो बनने वाला है बेटा a ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ ही अपना d क्या है, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन 0 का मतलब होता है कि रूट्स क्या मिलने वाले बेटा, इमेजनरी रूट्स, और इमेजनरी रूट्स मिलने का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है तो इसका जो पैराबोला होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि थर्ड केसेस के अंदर बेटा कोई भी रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पैराबोला ने एक्स एक्सिस को बेटा कट ही नहीं किया। इस तरीके से समझ में आई सारी चीजें, ये यहाँ तो कोई डाउट, तो पैराबोला के तीनों ग्राफ तो समझ में आ गए कि अच्छा a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो इस तरीके से हम बेटा ग्राफ बना सकते हैं। तो 1 2 3 फोर्थ अगर हम ग्राफ की बात करें तो चौथा जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर देखो लेस देन वाली कंडीशन ले लेते हैं, a लेस देन 0 के साथ साथ ये हमने लिया है d लेस देन 0, है ना। लेस देन के साथ पहले ग्रेटर देन वाला केस ले लेते हैं, यानी कि a लेस देन 0 के साथ बेटा हमने क्या लिया है, d ग्रेटर देन 0, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी पैराबोला माउथ फेसिंग डाउनवर्ड और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर, तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो अच्छा ऊपर जाते हुए क्या करेगा बेटा, एक्स एक्सिस को, सॉरी नीचे आते हुए एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करते हुए जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसा बना, ये अल्फा और बीटा नीचे माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होते हुए एक्स एक्सिस को 2 जगह क्या करके गया है, छोड़ दे के गया है ना, यहाँ पर बेचारा कट करके गया इसको। फिर a लेस देन 0 होने के साथ साथ बेटा d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है नीचे की तरफ फैला हुआ होगा और साथ ही साथ एक्सिस को बेटा ओनली फॉर टच करके गया होगा। ये इस तरीके से पैराबोलिक कर, यानी कि बोथ दी रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस की ही बातें होगी। तो कितने ग्राफ हो गए बेटा, 5 ग्राफ हो गए। छठवें ग्राफ की अगर हम बात करें तो 6th ग्राफ बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, a लेस देन 0 होने के साथ साथ ही बेटा डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0 होने के साथ साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, लेस देन 0। तो a लेस देन होने के साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 का मीनिंग क्या हुआ कि पैराबोला जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ये x और ये हमेशा x एक्सिस के क्या होगा, नीचे होगा। क्लियर, तो 6th ग्राफ बनेगा, 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 6th ग्
ठीक है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस से कंप्लीटली नीचे ग्राफ माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होते हुए इमेजिनरी रूट्स बनाना। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ बेटा हमेशा याद रखने, 6 के 6 ग्राफ बहुत सारे क्वेश्चनों में इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं और बहुत ही जगह बेटा काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज अ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज अ आइडेंटिटी यूज करने का मीनिंग क्या है कि देखो हमें पता है कि एक चीज समझना, हमने अब तक जो भी पढ़ा है कक्षा 10th तक, उसमें हमने कहा है कि एक जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो इसका मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो इसका मतलब उसके कितने रूट्स बनेंगे बेटा, 2 रूट्स बनेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स बनेंगे, 3 रूट, यानी कि जितनी x की डिग्री होती है उतने उसके रियल रूट्स रहा करते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी, ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की क्या ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि द इक्वेशन दिस हैव मोर देन 2 रूट्स। इस चीज को अच्छे से समझना। वैसे तो ये चीजें हजम नहीं होगी कि हैव मोर देन 2 रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मोर देन 2 रूट्स की बात हो रही है, ये तो सर ऐसा कब हो सकता है? क्लियर? तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स होने का मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया? ये चीज देखो तुम्हें सुनने में अजीब लगेगी लेकिन रियल में ऐसा होता है। लेकिन ये कब हो सकता है? ठीक है, तो पहली बार ही हो रहा है ऐसा पहली बार हुआ है। किस तरीके से हुआ है वो चीज पहले तो देखो समझो। यहां पर देखो सबसे पहले अपने पास जो क्वाड्रेटिक दे रखी थी y इक्वल्स टू, देखो क्वाड्रेटिक हम काउंट करते हैं इसके अंदर, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही होती है, जो 17-18 सालों में जो भी है वो पहली बार ही होता है। देखो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, हर बार लिख रहा हूँ a b c ऑल आर बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एंड लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0। ये बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लिखा होता है तो इसको मानना है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स, सेकेंड डिग्री इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स, तो इसका मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स होता है तो वो बेटा क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी का मतलब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c साइमल्टेनियसली क्या होंगे, 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है, कब बनती है, जब उसके अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म सभी के सभी साइमल्टेनियसली एक साथ क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। याद रखना बेटा आईआईटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अच्छा तो ऐसा हो गया। तो देखो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, a को मैंने 0 रखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को 0 रख दिया। सोचो यहाँ पर तुम्हारी जो मर्जी करे बेटा x की वैल्यू रखो, तुम्हारी मर्जी करे यहाँ पर x की वैल्यू को पुटअप करो, हमेशा इसका y हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 0। x कुछ भी डालो y हमेशा क्या मिलेगा, इसका 0 ही मिलेगा। इसका मतलब दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो 0 फिर प्लस 0 करो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब मैक्सिमम कितने रूट्स हो गए, बहुत सारे हो गए, हम काउंट भी नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इस केस में बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना रह के एक आइडेंटिटी बन जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी होने का मीनिंग हुआ बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर दो, 0 कर दो। तो इसको 0 किया तो बेटा p की वैल्यू यहाँ पर मिली है -2 एंड 1। ठीक है, जब मैंने इसको 0 कर दिया है तब मुझे p की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली है, 1 एंड -1/2। और जब मैंने कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया है तो p की वैल्यू बेटा मिली है यहाँ पर 1 एंड -1, यानी कि +-1 मिली है। क्लियर? अब इसका मतलब जब मैंने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 किया तो -2 1, जब मैंने x के कोफिशिएंट को 0 किया तो 1 और -2, एंड कांस्टेंट टर्म को जब मैंने 0 किया तो हमारा आंसर मिला बेटा 1 एंड -1। इसका मतलब तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली 0 होना है। तो तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने के लिए बेटा ऐसी कौन सी कॉमन x की वैल्यू p की वैल्यू है उसको उठाओ।
कि ऐसी कौन सी वो p की वैल्यू रही होगी जिसको एक साथ इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवाने पर हमारा आउटपुट क्या आया होगा 0। तो देखो कॉमन वैल्यू कौन सी मिली p1, इसमें भी 1 है और बेटा इसमें भी 1 है। तो जब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को 0 कर दो तो ये भी चेक करो कि साइमल्टेनियसली ऐसी कौन से उस वेरिएबल की वैल्यू है जिस पर एक साथ ये a b एंड c क्या हो रहा है बेटा 0 हो रहा है। तो इसका मतलब जो अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा, p = 1 है, वो अपना बेटा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ठीक है। अब देखो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ आइडेंटिटी मतलब क्वाड्रेटिक का बेसिक हमने लेक्चर बेटा अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी के अंदर थोड़ा सा बेसिक्स और सेट्स वगैरह बेसिक प्रोग्रेशन वगैरह तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बेटा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।